Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Fundamentals of Management Unit 3rd, which is based on the organizing function of management, lecture number 22. In lecture number 22, we will discuss meaning of the organizing, definitions of organizing, nature of organizing, and purpose of organizing or importance of organizing. First of all, we will discuss what is the meaning of organizing. प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग होता है. तो द टर्म ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड एंड डिवाइडिंग दम अमंग द इंडिविजुअल्स and creating authority and responsibility relationship among them for the accomplishment of organizational objectives. तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लानिंग की है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ बनाई हैं, स्ट्रेटजीज बनाई हैं, तो वो अपना फिलअप नहीं हो पाएंगी. उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी जिसमें नंबर ऑफ डेजिग्नेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे. हर डेजिग्नेशन की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी. तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स का काम होगा, प्रोडक्शन का काम होगा, परचेजिंग का काम होगा, रिसर्च का काम होगा, मार्केटिंग का काम होगा, प्रोडक्शन का काम होगा. तो ये आपने एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर लिया और उनमें से सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया और उन एक्टिविटीज़ को इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर दिया और हर इंडिविजुअल की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर दिया जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें. तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग इन मैनेजमेंट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज यूज टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं, वर्क है और जो रिसोर्सेज हैं, उनमें जो रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा वर्क करेगा और वो कौन से रिसोर्सेज का यूज करेगा. तो इसे ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं. नेक्स्ट आ जाएगी डेफिनेशंस. तो हेमन ने क्या डेफिनेशन दी है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग and grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationship among them. तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उन्हें ग्रुप किया जाता है और उनके बीच में अथॉरिटी और रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाता है. तो इसे ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं. एलन ने क्या डेफिनेशन दी है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म. की प्लानिंग में जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए क्या क्या वर्क करना है ये आइडेंटिफाई करना और जो सिमिलर वर्क हैं उनको एक जगह पर ग्रुप करना. ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करना जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. तो इसे ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं. अब नेक्स्ट आ जाएगा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज ए बेसिक फंक्शन एंड इज सब प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के नंबर ऑफ फंक्शंस आपने पढ़े थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो बेसिक फंक्शन है जो कि प्लानिंग के बाद आता है और ऑर्गेनाइजिंग के बाद फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग रिमेनिंग फंक्शंस होते हैं. नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. कि जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है ये वन टाइम फंक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी एक कंटिन्यूइंग एंटिटी है. उसमें रेगुलरली रिसोर्सेज आते रहते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहती हैं, नई नई एक्टिविटीज़ आती रहती हैं. तो उसके बेस पर ऑर्गेनाइजिंग है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है. नए नए डेजिग्नेशंस बनते हैं, अथॉरिटी बनती है, नई नई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स बनती हैं. तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूसली प्रोसेस है. नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज ए फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर्स. आपने मैनेजमेंट के 3 लेवल्स पढ़े थे: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो हर लेवल पर ऑर्गेनाइजिंग वर्क होता है. हाँ, लेवल टू लेवल जो वर्क की इंटेंसिटी है वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. जो टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे वो ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व होंगे, मिडिल लेवल उससे कम होंगे और जो लेवल लेवल हैं उससे कम होंगे. नेक्स्ट क्या है? Organizing involves coordination. In order to create a balance and structure in the organization, the activities of the members need to be well coordinated. तो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं
उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग की क्या नेचर है कि ऑर्गेनाइजिंग है ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्स हो या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें अचीव करना। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप एफर्ट, जहाँ एक सिंगल पर्सन है वहाँ ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकती। तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या होती है, जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में प्लेस करना और उनके बीच में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है ये कैसा एफर्ट है, ग्रुप एफर्ट है। और लास्ट क्या है ऑर्गेनाइजिंग के नेचर, कि ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड होता है। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है तो उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिडिल लेवल मैनेजर्स की उससे कम अथॉरिटी होती है तो उससे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनके पास सबसे कम अथॉरिटी होती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे कम होती है। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबऑर्डिनेट होता है। अब नेक्स्ट क्या है, पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, की ऑर्गेनाइजिंग क्यों की जाती है। तो नंबर ऑफ पर्पजेज हैं या नंबर ऑफ इंपॉर्टेंसेज हैं। तो फर्स्ट क्या है, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि टॉप मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल की जो टास्क है वो सारी खुद परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ओवरबर्डन होते हैं और उनको स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे कंसंट्रेट करना होता है। तो ये उनके लिए एसेंशियल होता है कि उनके वर्कलोड का कुछ पार्ट है वो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स के द्वारा शेयर किया जाए, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज बोलते हैं। जिससे कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास जो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, स्ट्रेटेजिक मैटर्स हो, वो उसी पे ही फोकस कर पाएँ और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनको ज़्यादा कंसंट्रेट ना करना पड़े। तो जो बेसिक एलिमेंट्स ऑर्गेनाइजिंग के वो क्या हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन। तो इससे जो टॉप मैनेजर्स हैं वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, जैसे जैसे धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाती है, अलग अलग सेक्टर में जाती है, तो उसे चेंज करना पड़ता है, तो उसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को बनाना पड़ेगा, तो उसे अपने ऑपरेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट सिनर्जीज, सिनर्जी का मतलब होता है 2+2=5, मतलब कि अलग अलग इंडिविजुअल्स जो वर्क करें उनका आउटपुट और एक ग्रुप का आउटपुट। तो ग्रुप का आउटपुट हमेशा इंडिविजुअल आउटपुट्स के एडिशन से ज़्यादा आता है। तो ये जो डिफरेंस आता है ये किसकी वजह से आता है, ग्रुप एफर्ट्स की वजह से आता है। तो इसे क्या बोलते हैं, सिनर्जी बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, एक टीम मिलकर काम करती है तो उस टीम का आउटपुट हमेशा इंडिविजुअल अचीवमेंट से ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्या है, इस्टेब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी टू द सुपीरियर्स। तो आपके ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होता है कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। तो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो आंसरेबल होते हैं अपने सुपीरियर के लिए, उन्हें अपने वर्क की रिपोर्टिंग अपने सुपीरियर्स को देनी होती है। तो एवरी पर्सन नोज हिज सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं वो इफेक्टिवली हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, it is the age of technology developments. Organizations not having well developed technology will not be able to compete in the market. तो well organized structures enable the organization to optimally use and update their technology and remain competitive in the dynamic market condition. तो जहाँ पर proper organizing होती है वहाँ organization structures चेंज होती रहती हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडोप्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है कि जो मेंबर्स हैं वो कितने एफिशिएंटली और कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, चाहे वो वर्टिकल कम्युनिकेशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो। तो जहाँ पर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स बनी होंगी, अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप होगी, वहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट्स क्रिएटिविटी, सिंपल सा बताया था कि जो टॉप लेवल है वो अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उनका डेलीगेशन कर देते हैं अथॉरिटी का, तो उनके पास टाइम बच जाता है कि वो स्ट्रेटेजिक मैटर्स पर कर सकें, तो वो क्रिएटिव मैटर्स पर अपना टाइम लगा सकते हैं। तो इससे उनकी जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कोई किसी भी वर्क को करने का नया तरीका डेवलप करना। तो टॉप मैनेजर्स के पास टाइम रहता है ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू और वो क्रिएटिव थिंकिंग पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल
रिलेशनशिप। जहाँ पर साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगी वहाँ पर जो वर्कलोड है वो डिवाइड होगा वेल डिफाइंड जॉब्स में, और हर जॉब पर हैं वो एम्प्लॉयज असाइन होंगे उनके एबिलिटीज और स्किल्स के बेस पर। तो प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इंश्योर्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल बूस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो इन्हांस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स वेल डिफाइंड है, प्लान वेल डिफाइंड है, लेकिन वहाँ पर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो सारे प्लान और ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएंगे। तो जो एक वेल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो कोऑर्डिनेशन है उसको फैसिलिटेट करती है, अलग अलग लेवल पर भी और अलग अलग डिपार्टमेंट पर भी। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाते हैं। तो ये भी ऑर्गेनाइजिंग की क्या होगी, बेनिफिट होगी। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट्स टीम वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ उस डिपार्टमेंट में मिलजुल कर काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग से, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से टीम वर्क इन्हांस होता है। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डिफाइन होगा, तो वहाँ पर सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शंस देंगे, और अगर वो उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके एक्शन को, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे। तो जहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होती है वहाँ पर कंट्रोल फैसिलिटेट्स होता है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन आउटपुट। जो साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, एचआर है। तो हर डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉयज़ उसी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो उस फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हैं और उससे उनके एरर्स कम होते हैं, तो उनका जो आउटपुट है एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का 3 टाइप से यूटिलाइजेशन होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मिनिमम यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा तो नो डाउट आउटपुट अच्छा होगा, लेकिन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर रिसोर्सेज का मिनिमम यूटिलाइजेशन होगा तो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि कम से कम रिसोर्सेज में कैसे मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए। तो किसके थ्रू प्रॉपर है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग के, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, और जो रिसोर्सेज हैं उनका रिपीटेशन नहीं होगा और उनकी वेस्टेज नहीं होगी। तो उस वजह से जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो इसी के साथ ही आपका ये जो लेक्चर था इसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग पढ़ी, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशंस पढ़ी, ऑर्गेनाइजिंग की नेचर पढ़ी और ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ी। तो इसी के साथ ही आपका लेक्चर नंबर 22 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।